खबर जिसने हिला दिया, उनका ब्लैक पेपर ये नौटंकी है। 3 वर्ष में कोई भी सरकार अपना भी आकलन करती है, विपक्ष भी करता है। खबर जिसने असर किया। जिससे कोरोना में हमने पूरी टीम ने मिलकर काम किया है, निश्चित तौर से हम जो इसको डेंगू को भी इसको इस प्रकार से संभाल पाएंगे। खबर तेरी मेरी, इसकी उसकी नहीं। तो मर्डर जिस प्रकार से हुआ है वो बिल्कुल ही हृदय को ना ठेस पहुंचाने वाला, बहुत दुखी करने वाला। खबर जिसमें मैं नहीं हम हैं। खबर में दम है। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले आधे घंटे में बात होगी हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं हम, कच्ची पगडंडियों की हलचलों से लेकर पक्की सियासत की गलियों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर में दम है। खबर में दम है में आज उठाएंगे सवाल। आज का सबसे बड़ा सवाल है कि डेंगू के कहर के आगे प्रदेश आखिर बेबस क्यों नजर आ रहा है और क्या राजस्थान डेंगू मुक्त हो पाएगा। इस खबर की शुरुआत एक सवाल के साथ। माना कोरोना को लेकर कोई तैयार नहीं था, देश प्रदेश की सरकारें भी तैयार नहीं थी, लेकिन डेंगू और दूसरी बीमारियां तो हर साल आती हैं। फिर आखिर क्यों इस बार मरुधरा में डेंगू का कहर संभाले नहीं संभल रहा। दावा था तैयार हैं, सवाल है कहां। मरीज कहां खड़ा है, कहां पड़ा है, देखिए। और ये भी देखिए, मरीज जहां भी है परेशान है। रोज बढ़ते डेंगू के मामले पिछले दिन का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हर नए केस के साथ व्यवस्था का दम फूलता जा रहा है। आज जो व्यवस्था हाँफ रही है वो दबाव और बढ़ने पर दम भी तोड़ सकती है। हम डराना नहीं चाहते, पर यह सवाल उठाना जरूरी है कि हर साल आने वाली मौसमी बीमारी के सामने अगर ये हालात बन रहे हैं तो कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों पर कितना भरोसा किया जा सकता है। झुंझुनू, भरतपुर, दौसा, बीकानेर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, टोंक, सीकर, बाड़मेर समेत प्रदेश के तमाम जिलों में डेंगू का कहर टूटा हुआ है। मरीज बुखार में तप रहे हैं, उनके तीमारदार भी परेशान हो रहे हैं, अंदर ही अंदर गुस्से में, क्योंकि उनका सामना उस सरकारी सिस्टम से हो रहा है जो भीड़ को कतार में खड़ा कर एक संख्या या भेड़ बकरियों की रेवड़ की तरह देख रहा है। एक एक कर देखते जाइए, जगह जगह अस्पतालों में लोग भटक रहे हैं। कहीं कतारों में लगकर इंतजार करते, कहीं स्ट्रेचर पर लादे और कहीं तो मरीज को गोद में उठाए, इलाज तलाशते। बेड मिला तो नसीब, वरना दूसरों के साथ बेड शेयर कर इलाज कराते, या यूं ही कॉरिडोर सीढ़ियों पर दरी बिछाकर। किस्मत ज्यादा ही खराब हो तो खुले आसमान के नीचे इलाज करवाकर मौत को मात देने की कोशिश में तड़पते मरीज, भटकते तीमारदार। लोग बीमार हैं और अस्पताल और सिस्टम लाचार। दोनों लाचार इसलिए भी हैं क्योंकि जो संसाधन हैं वो या तो कबाड़ में पड़े पड़े सड़ गए हैं या फिर ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं। गंदगी की सफाई, फॉगिंग और सर्वे जैसे काम अगर समय पर कर लिए जाते तो मच्छरों के साथ डेंगू के आंकड़े भी कभी के खत्म हो जाते। पर जुर्म के बाद पुलिस का पहुंचना और सांप निकलने के बाद लाठी पीटना, ये वो बातें हैं जो जनता की तकदीर का परमानेंट हिस्सा बन चुकी है। लीजिए, इस कड़ी में आपके लिए प्रदेश में फिर शुरू हुआ है डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान। लगातार पहले भी हमारी टीमें सर्वे कर रही थी और काम कर रही थी। मंत्री महोदय की जो वीसी ली गई थी उसमें निर्देश दिए गए हैं कि हम 3 नवंबर तक विशेष अभियान चलाना है। इसके तहत हम जयपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र दोनों जगह पर टीमें बनाकर घर घर सर्वे करा रहे हैं। जिससे कोरोना में हमने पूरी टीम ने मिलकर काम किया है, निश्चित तौर से हम जो इसको डेंगू को भी इसको इस प्रकार से संभाल पाएंगे। सरकारें किसी ब्यूटी पार्लर के मालिक की तरह सिस्टम को दुल्हन की तरह सुंदर बनाने के लाख वादे और दावे करती है, पर सिस्टम अपनी छाप छोड़ने की जगह
सरकारी छाप ही छोड़ पाता है। और सरकारी शब्द के मायने लगभग वही है जो आप और हम अच्छे से समझते हैं, देर, देर और बहुत देर। और इसी बहुत देर के बाद 20 अक्टूबर को डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई, जो 3 नवंबर तक चलेगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सामाजिक सरोकारों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सिर्फ नकारात्मकता परोसना कभी हमारा मकसद नहीं रहा है। इसलिए आपके लिए, खुद के लिए हम ये उम्मीद करते हैं कि ये अभियान सफल रहे, वरना धरती के भगवान के भरोसे किसी तरह चल रही डेंगू से ये लड़ाई सिर्फ भगवान भरोसे ही पूरी हो पाएगी। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात उस सवाल की जिसका जवाब प्रदेश की सियासत ने खोज लिया है। हिंसा पर वार पलटवार के बाद अब सिर्फ विकास पर बात हो रही है। क्या ये जनता के मूड को देखकर खोजा गया जवाब है? सियासत की जमीन शतरंज की बिसात सी होती है। यहाँ शय और मात की कोशिशों के बीच सफेद और काले खानों पर एक दूसरे की परफॉर्मेंस को जोड़कर अपनी गोटियां फिट की जाती है और लड़ी जाती है बाजी सियासी शतरंज की। प्रदेश में उपचुनाव की बिसात पर सियासत ने काले सफेद खानों को ही अपनी मोहरा बना लिया है। उनका ब्लैक पेपर ये नौटंकी है। इस नौटंकी को जनता सब जान चुकी है। 3 बरस हो गए, तो 3 बरस में कोई भी सरकार अपना भी आकलन करती है, विपक्ष भी करता है। विकास हुआ वर्सेस विनाश हुआ, वाहवाही वर्सेस तबाही, ब्लैक एंड व्हाइट की फाइट। किसी भी जंग में लड़ने वाले को देखे परखे हथियार पर ही सबसे ज्यादा भरोसा होता है। मरुधरा में चुनावी जंग की तैयारी है। बीजेपी ने फिर एक बार अपने देखे परखे हथियार से कांग्रेस पर वार किया है। वो हथियार है ब्लैक पेपर। इसमें जनता के सामने रखा है विपक्ष की नजर में कैसा रहा सत्ता पक्ष का प्रदर्शन। इसका सार है ब्लैक यानी काला। अंधकार बुरा ही बुरा, हर मोर्चे पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। मुझे लगता है कि इन 3 वर्षों में सरकार किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये ऐसे यक्ष मुद्दे हैं जिस पर सरकार घिरी हुई है। प्रदेश इस समय जो कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त है, उस पर पूरे तरीके से त्रस्त है। सबसे बड़ा कोई मसला है कि राजस्थान जैसे प्रदेश में अब लगता है कि राजस्थान रेपिस्तान के अलावा नकलिस्तान भी हो गया, कि जहां इतने बड़े पैमाने पर नकल होती हो और बहुत संगठित तरीके से। बीजेपी के ब्लैक पेपर की माने तो प्रदेश विनाश के पथ पर है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी खुद काली है। कांग्रेस खुद को व्हाइट यानी उजला बता रही है, गिना रही है अपनी उपलब्धियां। कांग्रेस ये भी बताना नहीं चूक रही कि प्रदेश विकास के रोशन रास्ते से और ज्यादा रोशन हो सकता था, पर केंद्र की नीतियों ने विकास की सुबह पर ही ग्रहण लगा दिया। ये नौटंकी है। इस नौटंकी को जनता सब जान चुकी है कि मोदी जी ने न तो देले का काम किया, न 25 में से 25 सांसद कुछ ला पाए। केवल भाषण देते हैं, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे युवा साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों। इससे वोट नहीं मिलता, काम करना पड़ता है। फिर हमारी सरकार ने कोरोना काल में कितना बेहतर काम किया, आप देख सकते हैं। कोई नहीं बनाने वाला राजस्थान में इनको मुख्यमंत्री। 101 आता है वो बनती है। और राजस्थान की जनता कांग्रेस की सरकार से, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उससे पूरी तरह संतुष्ट है। भारतीय जनता पार्टी का अपना चेहरा काला है। पूरा देश देख रहा है कि देश के साथ जितना बड़ा धोखा बीजेपी ने किया, उसके बाद भी बीजेपी को शर्म नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा पाप किया है। ब्लैक पेपर इसलिए जारी किया कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि हमारा खुद का चेहरा काला है और पूरा देश मोदी सरकार के 7 वर्ष के काले कारनामों से परेशान है। देखा आपने चुनावी मौसम में किसकी लहर है। ध्रुवीकरण, जातीयता जैसे रूटीन मुद्दों पर बात नहीं हो रही, बात हो रही है विकास पर। दरअसल सत्ता में होने के अपने फायदे हैं। कोरोना काल में लोग घरों में थे, जाहिर है बीजेपी भी बाहर कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पाई। वहीं प्रदेश की सत्ता पर काबिज कांग्रेस को काम करने का पूरा मौका मिला। पर इसी वक्त में बढ़ी महंगाई, तेल के दाम जैसे मुद्दे जो सीधे आम आदमी से जुड़ते हैं, लोगों में जगह बनाने लगे। बस यहीं से सियासत का विकास बनाम विनाश चैप्टर शुरू हुआ।
देखिए, एंटी कमेंसी है नहीं, इसलिए नहीं है कि 2.5 साल में अच्छा काम किया है और एक भी ऐसा मुद्दा बीजेपी ने 2.5 साल में कोई आंदोलन नहीं किया राज्य की सरकार के खिलाफ कि साहब इस मुद्दे पे वो फैल हुई। हम लोग अपनी बात उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि देश में, पूरे भारतवर्ष में अगर कोई दल है जो भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती दे सकता है वो कांग्रेस पार्टी है। हम सब कांग्रेस के लिए मजबूती से काम कर रहे हैं। एक्चुअली वो आपस के झगड़े में इस तरह से उलझे हुए हैं कि वो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वैचारिक अधिष्ठान को आगे लेके चलती है। हम एक मुखी होकर काम कर रहे हैं। हम अनुशासित पार्टी हैं और जो बयान आज कांग्रेस अध्यक्ष के बार बार आ रहे हैं ये बता रहे हैं उनसे उनकी मानसिक स्थिति और पार्टी की स्थिति के बारे में। तो निश्चित रूप से दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, सियासत ये बखूबी जानती है। ऐसे में जिन 2 सीटों पर उपचुनाव की रणभेरी बजी है उन्हें ग्रामीण अंचल की सीटें कहा जाता है और ग्रामीण अंचल की सीटों पर सीधे तौर पर जनता से जुड़े मुद्दे ही काम करते हैं। और यहाँ पर भी लबोलुआब यही है कि इस चुनाव के अंदर सियासत की चुनाव की जो फाइट है वो बिल्कुल टाइट है और ब्लैक एंड व्हाइट होने के चलते सियासत की ये फाइट ज्यादा ही टाइट है। कैमरामैन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। एक एनकाउंटर और कई सवाल कि क्या एनकाउंटर फर्जी था। हंगामा हुआ, आंदोलन तक हुए, जब बात जांच तक पहुंची तो मामला थमा, लेकिन सियासत सवालों को गर्म रखे हुए है। तारीख 13 अक्टूबर 2021, जगह जोधपुर। दिन दहाड़े बीच बाजार गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच सन सिटी की सड़कों पर सनसनी फैल जाती है। पुलिस सामने आती है और पता चलता है कि एनकाउंटर में लवली कंडारा मारा गया। जोधपुर पुलिस कमिश्नर जोश मोहन मौके पर पहुंचते हैं, रातानाड़ा थानाधिकारी की पीठ थपथपाते हैं और गैलेंट्री अवार्ड के लिए नाम भेजने की ऐलान भी कर देते हैं। उनके द्वारा फायरिंग की गई, पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई। ठीक है, और मौके पर जो स्थिति है घायलों को हॉस्पिटल कराया गया। अनुसंधान के बाद पता चला। ये तो जोधपुर में हुए लवली कंडारा इनकाउंटर का फर्स्ट एपिसोड था। कहानी तो यहीं से शुरू हुई। घटना के बाद वाल्मीकि समाज एक्शन में आता है, एनकाउंटर को फर्जी बताता है, फिर एनकाउंटर टीम को सस्पेंड करने, एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग को लेकर शुरू होता है एक आंदोलन। बिल्कुल संतुष्ट हैं हम, सहमति पूरी बन गई हमारी। जिन पुलिस अधिकारियों ने जो इस घटना में थे उन सबको सस्पेंड करने का आदेश आपने सुन ही लिया है और सीबीआई जांच के लिए, ठीक है ना, सीबीसीआईडी उसके लिए सारे। इधर आंदोलन शुरू हुआ, उधर सियासत तेज हो चली। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी इस विरोध प्रदर्शन का झंडा उठा लिया, सरकार को घेरना शुरू किया। इस बीच एनकाउंटर के कई वीडियो भी वायरल हुए और पूरा एनकाउंटर ही सवालों के घेरे में आ गया। 5 दिनों का गतिरोध समझाइश का दौर चला, बात बनी तो तय हुआ, एनकाउंटर टीम को सस्पेंड किया जाएगा, सीबीआई से जांच भी कराई जाएगी, 25 लाख का मुआवजा भी मिलेगा। तब जाकर दलित समाज लवली कंडारा का शव उठाने को तैयार हुआ और उसका अंतिम संस्कार हो सका। जो जांच, जो तफ्तीश हुई, जो मुकदमा दर्ज हुआ है पुलिस की तरफ से भी और इनकी तरफ से जो एप्लीकेशन दी गई है 302 की, वो उसी पत्रावली में शामिल होगी। उस पर तफ्तीश CID द्वारा की जाएगी और उसके अलावा जो भी इसमें तफ्तीश के विषय हैं, हर बिंदु पे हम तफ्तीश CID अब तफ्तीश करेगी। सरकार ने मांगे मानी तो विपक्ष को मौका मिला और गहलोत सरकार पर फौरन निशाना साध दिया। एक दलित युवक का एनकाउंटर, जिसके अंदर 5 दिन के पश्चात, जांच के पश्चात पुलिस के 3-4 अधिकारियों को और कर्मचारियों को निलंबित किया गया। 25 लाख के मुआवजे की बात को सरकार ने स्वीकार किया। इसका मतलब सरकार ने मान लिया कि ये इनकाउंटर आदतन हत्या का काम उन पुलिस कर्मियों और पुलिस अधिकारियों ने किया है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। खाकी पर कार्रवाई और थानाधिकारी लीलाराम मेघवाल को सस्पेंड किए जाने के बाद मेघवाल समाज अब लीलाराम की बहाली की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। सोशल मीडिया पर मुहिम चल रही है लीलाराम के पक्ष में।
और इस मुहिम से टक्कर ले रही है दूसरी मुहिम जो चला रहा है वाल्मीकि समाज। और इस बीच खाकी का मनोबल भी गिरा हुआ साफ दिख रहा है। एनकाउंटर पर सवालों का एनकाउंटर जारी है तब तक जब तक एनकाउंटर की जांच न हो जाए और एनकाउंटर का असली सच सबके सामने न आ जाए। लेकिन इस बीच मरोदरा में एनकाउंटर वाली सियासत फुल ऑन है। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह राठौड़ के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब सवाल जान की कीमत का। क्या कोई इतना निर्दयी हो सकता है कि गहनों के लिए महिला के पैर को ही काट डाले, उसे मौत के घाट उतार दे? इस सवाल का जवाब तलाशती ये रिपोर्ट देखिए। शब्द कम पड़ जाएंगे उसे धिक्कारने के लिए जिसने चांदी के गहनों के लिए महिला को मौत के घाट उतार दिया। हत्या इतनी निर्मम थी कि कलेजा मुंह को आ जाए और रूहें कांप जाए। घटना राजधानी से कुछ ही किलोमीटर दूर हुई जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। मरुधरा में ये हो क्या रहा है? बदमाशों के हौसले बुलंद क्यों? गहनों के लिए महिला को मार डाला। खबर ही ऐसी है जिसने भी सुना हैरान रह गया, कोसने लगा उसे जिसने चांदी के गहनों के लिए एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। उस महिला को जो अपने मवेशियों को चराने जंगल में गई थी। महिला को अकेला पाकर पहले तो बदमाशों ने उसके गहनों को छीनने की कोशिश की, लेकिन जब वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया तो महिला के पैर को ही काट डाला। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना जमवा रामगढ़ थाना इलाके के खतेहपुरा गांव की है। महिला की मौत पर हंगामा भी खूब हुआ। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर 28 घंटों से ज्यादा तक धरना दिया। काफी मान मनोबल के बाद मामला शांत हुआ तो करीब 8 लाख रुपए मुआवजे पर बात बनी। 5 लाख सरकारी सहायता और 3 लाख सहयोग के जरिए। साथ ही साथ एक डेयरी बूथ का भरोसा भी मृतक महिला के परिजनों को मिला। जो मर्डर जिस प्रकार से हुआ है वो बिल्कुल ही हृदय को जो ना ठेस पहुंचाने वाला, बहुत दुखी करने वाला था। इस परिस्थिति में हमारे जो नियमों के अंतर्गत है उसके अलावा भी हमने उनको 3 लाख रुपए और 8 लाख रुपए तक उनको सहायता प्रदान करेंगे। और यथासंभव जैसे डेयरी के बूथ की बात है तो यदि वो जहाँ भी उसमें होगा तो डेयरी बूथ के लिए भी उनको, उनके परिवार के सदस्य यदि वो चाहेंगे तो कोई जगह पर उनको डेयरी बूथ का भी हम कोई उनकी मदद करेंगे उसको प्राप्त करने में। जमवा रामगढ़ की घटना ने उपचुनाव से पहले सियासत गरमा दी। बीजेपी को मौका मिला तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वार भी खूब हुए। ट्विटर पर तो लगा मानो सियासी संग्राम ही छिड़ गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार को घेरा। जमवा रामगढ़ के खतेपुरा गांव में गहनों की लूट के लिए एक महिला की निर्मम हत्या का मामला आमजन के लिए जितना भयावह है, राज्य सरकार के लिए उससे कहीं ज्यादा शर्मनाक है। कांग्रेस सरकार जवाब दे, आखिर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी असहाय क्यों हो गई है? गहलोत सरकार पर वार करने में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी पीछे नहीं रहे। किरोड़ी लाल मीणा ने ट्वीट कर लिखा, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दे रही श्रीमती प्रियंका गांधी को राजस्थान के जमवा रामगढ़ में हुई घटना को भी देखना चाहिए। क्या उन्हें महिलाएं यूपी में ही असुरक्षित लग रही हैं? जबकि शर्मनाक तथ्य ये है कि राजस्थान बहु बेटियों के प्रति अपराध में पूरे देश में सबसे अव्वल है। हमारे प्रदेश के मुखिया श्री अशोक गहलोत महिला सुरक्षा को नजरअंदाज कर केवल आपके यशोगान में व्यस्त हैं। जयपुर ग्रामीण से बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ट्वीट कर कहा कि सरकार बताए आखिर प्रदेश में सुरक्षित है कौन? जमवा रामगढ़ राजस्थान के खतेहपुरा गांव में दिन दहाड़े हुआ जघन्य अपराध इस बात की पुष्टि करता है कि राज्य में अपराधियों में कानून का जरा भी भय नहीं। यदि गहने लूटने के लिए दिन दहाड़े एक महिला की निर्मम हत्या हो सकती है तो प्रदेश में आखिर कौन सुरक्षित है? जब हत्या इतनी नृशंस हो तो सवाल तो उठेंगे ही।
सवाल राजस्थान की पुलिस पर भी है, जिसके हाथ अब तक खाली हैं। हालांकि पुलिस ने हत्यारों को पकड़ने के लिए कई जगह दबिश दी है, कई टीमें बनाई है, मगर अभी तक अपराधियों का कोई सुराग नहीं लगा है। जमवारामगढ़ की यह घटना राजस्थान पुलिस में आम जन के विश्वास को खत्म करने वाली है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और अब सवाल मासूमों का, सवाल आपकी और हमारी बेटियों का। क्या वो स्कूलों में सुरक्षित है? वो भी तब जब एक के बाद एक गुरु गुनहगार नजर आने लगे। स्कूल कहते हैं शिक्षा का मंदिर जिसे, लेकिन उसी मंदिर में अगर पाप बढ़ जाए, स्कूली छात्राओं का जीना मुहाल हो जाए, शिक्षा के इस मंदिर का पुजारी ही पाप को बढ़ावा दे, तो ऐसे में कैसे पढ़े लड़कियां और कैसे बड़े लड़कियां? शिक्षा के मंदिर में घनघोर पाप। क्यों शिक्षक बन रहे हैं शैतान? स्कूल में लाडो सेफ नहीं। तस्वीरें 3 हैं और सवाल कई। सवाल कि आखिर सरकारी स्कूल में लाडो सेफ क्यों नहीं? जिस मंदिर में शिक्षा और संस्कार दिए जाते हैं, आखिर उसी मंदिर में महापाप क्यों बढ़ गया है? जिस पर जिम्मेदारी है शिक्षा देने की, वही शिक्षक आखिर शैतान क्यों बन रहे हैं? झुंझुनू की खबर डराती है, विश्वास को डगमगाती है। सदियों से गुरु की जो छवि है, उस छवि को कहीं ना कहीं तार तार करती है, क्योंकि आरोप लगा है सिंघाना इलाके में राजकुच प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल पर 7वीं क्लास की छात्रा से रेप करने का। हद तो देखिए, अपने साथ हुई ज्यादती के बारे में छात्रा ने जिन शिक्षिकाओं को बताया, उन्हीं शिक्षिकाओं ने उस छात्रा को दबाया और सबूत को मिटाया। लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तो प्रशासन एक्शन में आया। आरोपी प्रिंसिपल केशव यादव को गिरफ्तार किया गया। पॉक्सो कोर्ट में पेशी हुई। पुलिस ने रिमांड पर लिया और गाज उन पर भी गिरी जिनसे पीड़िता ने मदद मांगी थी। पीड़िता को डराने और सबूत को नष्ट करने के आरोप में दोनों शिक्षिकाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। स्कूल का पूरा स्टाफ ही बदल दिया गया और अब राज्य बाल आयोग ने भी रिपोर्ट मांगी है। जो एक्यूज्ड था, उस एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया है। साथ में जिन 2 महिला अध्यापकों ने उसको चैट को डिलीट करने की कोशिश की है या चैट डिलीट किया है, उनके इन्वेस्टिगेशन करके उनके मिली भगत होने को आधार मानते हुए इन तीनों जो अध्यापक हैं, 2 लेडी टीचर और एक जो एक्यूज्ड है, इनको आज सस्पेंड कर दिया गया है। स्कूल का जो पूरा स्टाफ है उनको बदल दिया गया है। शैतान शिक्षक फरार हो गया, लेकिन पुलिस एक्शन में आई और गुनाहगार गुरु को धर दबोचा। घटना सीकर जिले के झीगर बड़ी गांव के सरकारी स्कूल की है, जहां पहले तो एक शिक्षक ने लंच टाइम में 8 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की और फिर वहां से फरार हो गया। लेकिन पुलिस फौरन एक्शन में आई और आरोपी शिक्षक को शिकंजे में ले लिया। आरोपी शिक्षक पैरा टीचर के पद पर तैनात है और उसकी उम्र 50 साल है। नाबालिग छात्रा को छेड़छाड़ के मामले में पैरा टीचर शिक्षक को कल दिनांक 17/10/2021 को देर रात दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। शिक्षा के मंदिर में छेड़छाड़ की घिनौनी करतूत जालोर में भी देखने को मिली। यहाँ पर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ में स्कूल के ही शिक्षक ने छेड़छाड़ की घिनौनी घटना को अंजाम दिया और धमकी दी चुप्पी साधने की। रही सही कसर पंचों के तोड़े के फरमान ने पूरी कर दी, क्योंकि पंचों ने यह फरमान जारी कर दिया कि लड़की के परिजन या तो राजीनामा कर लें या फिर उनके घर के रास्ते को रोक दिया जाएगा। दरअसल पीड़िता करवाड़ा गांव के सरकारी स्कूल से अपनी मार्कशीट लाने गई थी। इस दौरान स्कूल के एक शिक्षक ने उसके साथ छेड़छाड़ की और जब उसने विरोध किया तो उसे चुप रहने की भी धमकी दी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हिंदुस्तान के अंदर गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर बताया जाता है, लेकिन यही गुरु अगर गुनाह के रास्ते पर चल पड़े तो ऐसे गुरु घंटालों से भगवान ही बचाए।
कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो देखा आपने, खबर में दम है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।